Hello everyone, in this video we are going to cover the most important topics of this chapter which is the French Revolution class 9 chapter 1. देखो वैसे तो ये चैप्टर पूरा इंपॉर्टेंट है बट कुछ टॉपिक्स कुछ कीवर्ड्स तो आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए. सो लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. देखो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या था सबसे पहले तो यही पता होना चाहिए. तो फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज नथिंग बट upheaval, event in the history that is still remarkable today. So that happened on 14 July 1718 and which I've already told you. इसके वजह से पूरे फ्रांस में चेंज हो गया था. इसको पूरी हिस्ट्री में बहुत ही रिमार्केबल समझा जाता है. पूरी दुनिया इसके बाद चेंज हो गई. लोगों की डिमांड्स, फ्रीडम एंड पूरा का पूरा पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी सब कुछ आ गया. लोगों के पास अपने एक देश आ गया. सो व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन? दिस बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. कौन कौन से कॉजेज थे फ्रेंच रेवोल्यूशन की? देखो सबसे पहले तो था सोसाइटी में इनइक्वालिटी बहुत थी. सोसाइटी में एक दूसरे को कुछ भी नहीं समझते थे लोग. यानी कि कोई किसी से बहुत ऊपर होता था तो कोई किसी से बहुत नीचे होता था. ये हमने पूरा वन शॉट में किया है ऑल दो, बट लेट्स जस्ट डू इट वंस अगेन. पूरी सोसाइटी 3 स्टेट्स में डिवाइडेड थी. द फर्स्ट स्टेट consisted of the clergymen, the second state consisted of the nobles and the third state consisted of the common people. तो ये क्या होता था, इनके बिहेवियर में इनको बाय बर्थ और इन सोसाइटी कुछ प्रेफरेंस दी जाती थी कुछ लोगों को. तो कुछ लोगों को जब प्रेफरेंस दी जाए, मान लो कि आप लोग एक ही मार्क्स स्कोर कर रहे हो, एक ही जैसा आंसर लिख रहे हो, बट आपकी टीचर किसी एक पर्टिकुलर स्टूडेंट को टॉपर कैसे मान सकती है, राइट? व्हेन यू ऑल आर ऑन द इक्वल फुट, आप सब एक बराबर हो, आपके मार्क्स सेम आए हैं, आपने सेम आंसर लिखा है, तो हाउ कुड वी डिक्लेयर समबडी एज अ टॉपर और मे बी एज अ रैंक वन? ठीक है, तो फिर तो सब रैंक वन होने चाहिए. तो ये सारी चीजें एग्जिस्ट करती थी. वाइल द पेजेंट्री वाज द 90% ऑफ द फ्रेंच पॉपुलेशन, ओनली कुछ ही लोगों के पास पेजेंट्री में जमीन होती थी और 60% ऑफ द लैंड वाज ओन्ड बाय द मेंबर ऑफ द फर्स्ट 2 एस्टेट. यानी कि मेजोरिटी ऑफ लोग तो ज्यादा थर्ड एस्टेट में थे लेकिन प्रॉपर्टी उनके पास कुछ भी नहीं थी. तो नंबर वन रीजन वाज द इनइक्वालिटी, जिसके वजह से लोग बहुत गुस्सा थे. कुछ लोगों के पास ब्रेड खाने के पैसे नहीं थे क्योंकि इनका स्टेपल फूड क्योंकि इनका स्टेपल फूड ब्रेड होता था और हमारा स्टेपल फूड इंडिया में जैसे रोटी और राइस होता है, राइट? है ना, चपाती एंड राइस इज देयर. बट इफ वी कंसीडर यूरोप के पीपल, सो दे ईट ब्रेड एज अ स्टेपल फूड. इनके किसी के पास स्टेपल फूड भी नहीं होता था तो कोई पिज्जा भी खा रहा होता था, तो बुरा तो लगेगा ना. नोबिलिटी और क्लर्जी बहुत ज्यादा इंजॉय करते थे सोसाइटी में अपनी लाइफ, वो बहुत ज्यादा एक आलिशान कपड़े पहनना, आलिशान तरीके से रहना उनको बहुत पसंद था. बाकी आप देख सकते हो पिक्चर में कैसे पेशेंट्स उनके लिए काम करते थे. सारा सारा दिन उनको आर्मी में भी उनके लिए काम करना पड़ता था. पहले वो जो है फार्म्स पे काम करते थे, फिर वो आर्मी में उनके लिए काम करते थे, तो इट वाज बिकम डिफिकल्ट. नोबिलिटी और क्लर्जी बहुत सारे प्रिविलेजेस एंजॉय कर रहे थे. चर्च भी बहुत ज्यादा प्रिविलेज एंजॉय करता था, सारा रेवेन्यू लोगों से ले लेता था. 2 तरीके के टैक्स होते थे, टेथे एंड टेले. एंड ये सारे टैक्स देने के बाद लोगों के पास कुछ भी नहीं बचता था. आमतौर पर जो वो डेली लाइफ में नमक भी खा रहे होते थे तो उस पर भी टैक्स देना पड़ता था. अगेन वेरी प्रॉब्लमैटिक फिगर, राइट? सो पीपल एक्चुअली वाज रिवोल्टिंग अगेंस्ट इट. एक बार फिर से देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है, सोसाइटी कैसे एकदम डिवाइडेड थी. तो आप देख सकते हैं, वैसे मैंने आपको पढ़ा दिया है वन शॉट में, राइट? फर्स्ट एट सेट में कैसे क्लर्जी होती थी. क्लर्जी यानी कि क्या, कौन लोग जो कि रिलीजन से रिलेटेड है. देन दे हैड सेकेंड एस्टेट जिसमें कि नोबल्स होते थे, राइट? नोबल्स वर रेयरली 2% ऑफ द पॉपुलेशन एंड दे हेल्ड मोस्ट पावर, लाइक सारा मेजोरिटी ऑफ पावर दे हैड. थर्ड एस्टेट में आपको देखने को मिलेगा बॉर्जुइज वर देयर, सिटी वर्कर्स, पेजेंट्स, है ना, थोड़े अमीर लोग भी होते थे बट दे हैड वेरी लिटिल राइट्स. हाफ ऑफ देम पेड, अपनी इनकम जो है होती थी वो टैक्सेस में पे कर देते थे. खुद के लिए मेहनत करते थे लेकिन कुछ बचता भी नहीं था. देखो अगर आप सुबह से शाम पढ़ रहे हो, इतनी मेहनत कर रहे हो क्लास 9 में, सो आपका भी तो कुछ गोल होगा ना लाइफ में. यू ऑल्सो हैव सर्टेन गोल्स इन योर लाइफ कि मुझे ये करना है, मुझे वो करना है. जस्ट लाइक दैट इनके भी गोल होते थे. इट्स वेरी सिंपल, नो? चलो फिर आ जाता है हमारा क्या, हमारा रीजन था कि सारा का सारा जो भी वॉर में पैसा खर्च कर रहा था, राजा एकदम समझदार भी नहीं था. उसको 20 ईयर्स की एज में इतना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑलरेडी उसके जो प्रीवियस राजा रहे हैं वो इतना ज्यादा डेथ लेके चले गए, यानी कि वो बहुत ज्यादा उधारी में उसको डाल के चले गए. अब उधारी में डाल के चले गए तो राजा किसी से तो पैसे लेगा.
राजा अगर किसी से पैसे लेगा तो फिर क्या रहेगा, उसको लोगों से पैसे लेने पड़ेंगे, और लोग तो ऑलरेडी इतना वैसे सरकार को दे रहे हैं, राजा को दे रहे हैं, तो पीपल विल बी लाइक अब हम बिल्कुल भी नहीं सहेंगे ऐसा, तो यही थोड़ी ना हम सिर्फ टैक्स देने के लिए पैदा हुए हैं क्या, हम इतने मेहनत सिर्फ टैक्स भरने के लिए, हम तुम्हारे लिए क्यों काम करें। एंड देन पीपल स्टार्टेड रिवोल्टिंग, और जब बहुत सारे लोग रिवोल्ट करने लगते हैं तो फिर यहाँ पर फ्रेंच मोनार्क को लगता है अब मेरे को लगता है कि मुझे अपनी गद्दी छोड़नी पड़ेगी, और वो फिर चले जाता है। और अब हमारी सारी की सारी कहानी देखेगा कॉन्स्टिट्यूशन, चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाना चाहिए था, मजा ही आ जाता, राइट, बहुत ही मजा आता, यहीं पे चैप्टर फिनिश हो जाता, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपका जो राजा था वो बहुत क्लेवर था, बट एक बार देख लो कि हमारे पास जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था फ्रांस में वो कैसा दिखता था। राइट टू लाइफ होगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होगा, फ्रीडम ऑफ ओपिनियन होगा, इक्वालिटी होगी, कुछ एक्टिव सिटीजन होंगे तो कुछ पैसिव सिटीजन होंगे, वो हमने क्लास में करा है। तो आप देख सकते हो कि कैसे पूरा का पूरा आप वोट दोगे, कॉन्स्टिट्यूशन होगा, लेजिस्लेटिव होगा, एग्जीक्यूटिव होगा, नेशनल असेंबली होगी, यहाँ से लोग वोट दे रहे हैं, नेशनल असेंबली बन रही है, राजा अभी भी थोड़ा बहुत कंट्रोल रख रहा है, बट सारी पावर मिनिस्टर्स के हाथ में है। जब मिनिस्टर्स नेशनल असेंबली को रिजेक्ट कर देंगे तो राजा भी किसी काम का नहीं रहेगा। एंड देन देयर इज जुडिशरी ऑल्सो, कि जो लोग यहाँ पर जुडिशरी को फॉलो नहीं करेंगे वो क्या करेंगे, उनको सजा भी मिलेगी, सिंपल सी बात है। फिर यहाँ पर एक होती है कहानी में बहुत भयंकर ट्विस्ट, ये सब तो हो गया, कॉन्स्टिट्यूशन भी बन गया, सब कुछ अच्छा, लेकिन आपके लुई 16 ने फोन लगा लिया अपने दोस्तों को कि भाई मेरी लड़ाई हो गई, जल्दी से बंदे ले आ। तो अब वो क्या करता है, बिकॉज द पावर ऑफ किंग लुई 16 वो रिड्यूस, उसकी पावर रिड्यूस हो गई, तो उसने बोला अपने दोस्तों को, उसके दोस्त थे प्रशिया और ऑस्ट्रियन मोनार्की, क्योंकि राजा का दोस्त तो राजा ही होगा ना, राजा सिपाही से थोड़ी दोस्ती करेगा, तो अपने बाकी राजा दोस्तों को फोन लगा के बोलता है कि आपको पता है, हाउएवर जो है मेरी हेल्प करो और मुझे आपको कुछ करना पड़ेगा। हाउएवर द रेवोल्यूशनरी इन फ्रांस फॉर्म्ड अ लार्ज आर्मी एंड डिक्लेयर्ड अ वॉर अगेंस्ट रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इससे पहले कि राजा के दोस्तों को पता चलता कि ऐसा कुछ होने वाला है, उससे पहले नेशनल असेंबली को पता चल जाता है, और नेशनल असेंबली को पता चलते ही सब कुछ तहस नहस हो जाता है। और अब आएगी स्टोरी में जैकोबिन क्लब। फिर जैकोबिन क्लब क्या करता है, द जैकोबिन क्लब इन फ्रांस वाज फाउंड बाय रेवोल्यूशनरी फोर्सेस ऑफ द कंट्री। इट इंक्लूडेड स्मॉल शॉपकीपर्स, वॉचमेकर, पेस्ट्री कुक, प्रिंटर्स। अब वो लोग बोलते हैं कि देखो किसी से भी नहीं संभल रहा है ना तुमसे देश, तो हम संभाल लेते हैं और हम अपने आप को नाम देंगे जैकोबिन क्लब। और in 1792, when the supply of bread reduced, the Jacobin along with people stormed the palace. अब जेकोबिन क्लब क्या कर रहा है कि आप से नहीं संभाल रहा है तो हम देश को संभाल लेते हैं, हम एक काम करते हैं, आप जो कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, हाँ हम मानते हैं, लेकिन अब हमारे हाथ में दो, अभी अमीरों से गरीबों से किसी से भी नहीं संभाल रहा, तो हम जो वर्कर्स है ना हम संभाल लेते हैं, तो हमारा जो वर्कर्स का काम होगा हम देखते हैं। और ये लोग अटैक कर देते हैं और रॉयल फैमिली ऑफ फ्रांस को पकड़ लेते हैं वहीं पर, और उस दिन से एक गुस्सा भी थे कि ब्रेड का प्राइस बढ़ता जा रहा है, और जिसकी वजह से अब पावर क्या है, बहुत सारे चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में जैकोबिन क्लब की तरफ से होता है। There were a lot of changes in the constitution. Elections were held and everyone more than 21 years of age was given the right to vote. अब सबको right to vote दे देते हैं लोग, है ना। पहले आपने देखा ना, एक्टिव और पैसिव सिटीजन को दे दिया था। मोनार्की एबॉलिश होके अब फ्रांस एक रिपब्लिक बन जाता है। जो अभी कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की बनाया था ना कि हाँ मोनार्की, हाँ ठीक है, राजा बोलता है ठीक है चलो आपको जैसे करनी है, आप ये सब मत कीजिए क्रांति वगैरह, आप आराम से रहो, लेकिन अपने दोस्तों को फोन लगा लेता है फिर बाद में, है ना। तो अब यहाँ पर बनेगा रिपब्लिक। तो लियो 16 को एग्जीक्यूट कर दिया जाता है क्योंकि एक ऐसा इंसान आएगा कहानी में जो कि अब अपने रीन ऑफ टेरर फैलाएगा। कौन होगा वो अभी देखेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो 21 जनवरी, रिमेंबर दिस डेट वेरी क्लियरली, 21 जनवरी 1793 ऑन द चार्जेस ऑफ ट्रेजन, देशद्रोही का उसके ऊपर जो है, गद्दार बोलते हैं लोग उसको कि अरे तुमने क्या गद्दारी करो, वो है ना एकदम गद्दार निकले हो, अपने देश के लोगों को बेच खाया है तुमने, वेरी बैड। और उनकी जो क्वीन थी मेरी एंटोनियट, उनको भी फिर एग्जीक्यूट कर दिया था। अब एग्जीक्यूट क्या था, क्यों होता था, ये एक रीन ऑफ टेरर का टाइम पीरियड था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे लिए, है ना, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक ही कर रहे हैं हम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट ही है। अब ये जो पीरियड था एक साल का, दैट इज 1793 टू 1794, दिस वाज अ पीरियड ऑफ टेरर। टेरर मतलब आतंकवादी जैसी चीजें थी, क्योंकि ये थे जैकोबिन क्लब के हेड मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर।
इस रोबोस्फेयर ने इतना ज्यादा सीवियर कंट्रोल करा, लोगों को इतना ज्यादा पनिशमेंट देना शुरू किया कि जो भी इसके खिलाफ बोलता था वही जो है उसको काट देता था, यहाँ से काट देता था, लिटरली आई एम टेलिंग यू। ठीक है, इसको भी फिर काटा ही गया क्योंकि जैसी करनी वैसी भरनी। सो क्लर्जीमैन, नोबल्स, पीपल हु वर कंसीडर्ड एनिमीज टू द रिपब्लिक वर ग्लूटेनाइड। तो ये वर्ड जरूर याद रखना। तो जो भी कोई जैकोबिन क्लब के खिलाफ या इन जनरल मैक्सिमिलियन के खिलाफ कुछ बोलता था तो उसको मार देता था। एक डंडी के दो ब्लेड्स होते थे, उसको रखता था सर पर और कट से काट देता था। वेरी बैड एंड वेरी हॉरिफिक। He even considered, ordered the killing of his own party member who did not agree to his method and ways. ये आपको ब्रेड भी नहीं खाने देगा। अगर आपको 3 ब्रेड की भूख लगे ना, बोलेगा 3 ब्रेड कौन खाता है, एक ही ब्रेड का। आप बोलोगे नहीं मुझे 2 चाहिए और आपको मार रहा है। ऐसी सोचो, ऐसा जो है हमारे लिए लोगों ने आजादी का कंसेप्ट देने के लिए इतना ज्यादा सेक्रीफाइस किया है, रिमेम्बर। तो ये बहुत ज्यादा लोगों को मार देता था, ये आपको याद रखना है। सेम मैंने थोड़ा सा वहीं पर वही लिखा है सारी चीजें, कि जो भी रोबोस्फेयर की गवर्नमेंट थी वो हर एक चीज पर लिमिट लगा रही थी। हर एक एसेंशियल गुड्स, चाहे वो मीट ब्रेड हो, हर चीज को राशन करके दे रहे थे। अगर किसी को ज्यादा खाना होता था तो ज्यादा खाना नहीं देने थे। गवर्नमेंट प्राइसेस फिक्स करती थी, चर्चेस को भी बंद कर दिया था। लोगों के रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट हो रहे थे। रोबोस्फेयर की पॉलिसी इतनी स्ट्रिक्ट थी कि अब उसके सपोर्टर्स उसी के अगेंस्ट उतर जाते हैं। वो लोग अपनी एक अलग ही टीम बना लेते हैं और नेक्स्ट डे जब रोबोस्फेयर सो के उठता है तो उसको लगता है अरे ये क्या हो गया, और सब लोग उसको क्या करते हैं, उसके खिलाफ हो जाते हैं। और नेक्स्ट ईयर जुलाई 1794 उसको भी वही दे देता है जुडिशरी सजा, तो उसने अभी तक लोगों को दी थी। सोचो, मतलब उसने वो जो चीज करता था उसको कभी सोचा था कि ये मेरे साथ भी हो सकता है, और उसको भी लोगों ने लिटाया और उसको भी कट से काट दिया। उसका बॉडी और हेड एकदम अलग हो गया, 2 पीस में उसकी बॉडी बट गई। फिर यहाँ पर ऑब्वियसली जब उसको भी मार दिया तो जेकोबिन गवर्नमेंट भी खत्म हो गई। अब जेकोबिन गवर्नमेंट खत्म हो गई तो वेल्दियर लोगों के हाथ में पावर चली गई, और वेल्दियर लोगों के हाथ में पावर चली गई। सो दे इंट्रोड्यूस अ कॉन्स्टिट्यूशन विच डिड नॉट गिव वोटिंग राइट्स टू नॉन प्रॉपर्टी क्लास। अगेन प्रॉब्लमैटिक फिगर, अगेन ट्रबल ट्रबल एंड ट्रबल। फिर ये मिडिल क्लास बोलती है, वेल्दी मिडिल क्लास, अब हम पैसे वालों से ही सिर्फ वोट लेंगे। जिनके पास पैसे नहीं उनको तुम पूछेंगे भी नहीं। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। थोड़ा सा वॉर्सफेयर के बारे में देख लो, क्या क्या चीजें होती थी, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। मीट एंड ब्रेड वर राशन, ग्रेन सोल्ड होते थे फिक्स प्राइसेस पर। एक्सपेंसिव ब्रेड नहीं खानी है, सब एक जैसा ब्रेड खाओ। इक्वालिटी प्रैक्टिस करनी थी, अपने अपने नाम से जो रोबोस्फेयर कहता था उसी से बात करनी थी। एक पर्टिकुलर कपड़े पहनने होते थे। और ये पीरियड इतना सीवियर कंट्रोल इसने दिखाया कि रोबोस्फेयर को भी ग्लूटाइन कर दिया था जुलाई 1794 में। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रांस में आ जाती एक डायरेक्टरी। डायरेक्टरी में थे 5 लोग। अभी 5 लोग क्या करेंगे, ठीक है, कहां पर लिखा हुआ है, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। 5 लोग क्यों करेंगे, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट ओनली 1 मेंबर वाज अलाउड, राइट, ओनली 1 मेंबर वाज अलाउड इन रोबोस्फेयर टर्म, राइट। एक बंदा तो कुछ भी कर सकता, तो अब 5 लोग करेंगे। 5 लोग में से 3 का भी यहाँ पर कुछ ना कुछ बन जाएगा तो हम मेजोरिटी बना सकते हैं। 3 लोग वोट देंगे तो वोटिंग भी हो सकती है। 2 लोग वोट देंगे तो क्या हो जाएगा, फेल हो जाएंगे। 3 लोग बाकी जीत जाएंगे, है ना। ऐसे करके इन्होंने किया। इसको कहते हैं डायरेक्टरी। द एग्जीक्यूटिव काउंसिल फ्रीक्वेंटली क्लैश्ड विद द लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल कहती थी वो लेजिस्लेटिव नहीं मानता था, जो लेजिस्लेटिव कहती थी वो एग्जीक्यूटिव नहीं मानता था। और एक दूसरे की चक्कर में इन्होंने इतना ज्यादा फ्रांस को नुकसान पहुंचाया कि एक डिक्टेटर जो बचपन में ही बोलता था कि मैं पूरे यूरोप पर राज करना चाहता, स्टोरी में वो आ जाता है और वो बोलते हैं कि भग किसी से भी कुछ भी नहीं हो रहा है, नाउ आई विल टेक केयर ऑफ फ्रांस, एंड दैट वाज डिक्टेटर नेपोलियन बोनापार्टे। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्टे क्लास 10th में आएगा, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली। तो अब नेपोलियन बोनापार्टे से एक कहानी शुरू हो गई। थोड़ा सा विमेन का भी पार्टिसिपेशन देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आ जाता है क्वेश्चन डिस्क्राइब अबाउट विमेन पार्टिसिपेशन इन द रेवोल्यूशन, तो 1 पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट काफी होगा, आंसर आप आराम से लिख सकते हो। तो एक बार फिर से देखते हैं। विमेन एक्टिव पार्टिसिपेशन तो कर रही थी, लेकिन विमेन को इतना ज्यादा एम्पावर्ड फील नहीं होता है। एंड ऑल्सो देवर पैसिव सिटीजन, पैसिव सिटीजन थे हमारी विमेन। ठीक है, इतना आपने देख लेना है। उसके बाद मोस्ट ऑफ द women of the third estate had to work to earn their livelihood. They worked as seamstresses, sold flowers, vegetable, worked और डोमेस्टिक सर्वेंट्स के जैसे वो काम करती थी वेल्दी फैमिलीज में। सो तो बहुत ही ज्यादा एक ग्लोरीफाइंग नहीं था।
ऑब्वियसली क्वीन और इनका सबका बढ़िया ही था। विमेन स्टार्टेड अपना अपने क्लब्स अपनी आवाज उठाने के लिए। फेमस विमेन क्लब सोसाइटी ऑफ रेवोल्यूशनरी रिपब्लिक विमेन, रिमेंबर दिस वेरी क्लियरली, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दिस क्लब डिमांडेड दैट विमेन बी गिविंग द सेम पॉलिटिकल राइट्स एज मैन। विमेन टिल नाउ हैड नो राइट टू वोट। तो ये सारी बातें अपने क्लब्स में करती थी, अपनी मीटिंग्स में करती थी। इन द बिगनिंग मेनी लॉज वर इम्प्लीमेंटेड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ वुमेन इन फ्रेंच सोसाइटी। स्कूलिंग कंपलसरी कर शुरू शुरू में। फादर साहब जो हैं डॉटर्स को अपनी मन मर्जी के, उनकी मर्जी के बिना कहीं उनकी शादी नहीं कर सकते थे। डाइवोर्स को लीगल बना दिया। लास्ट की बात हो रही है, राइट? मतलब जब फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद चेंजेस आने शुरू हुए, एंड द वुमेन बिगेन टू बी ट्रेन्ड फॉर वेरियस जॉब्स एज वेल। अब जो है विमेन को ट्रेनिंग भी देने लगे टीचर्स बनने के लिए, साइंटिस्ट बनने के लिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। During the reign of terror, many laws were issued which ordered the closing of women's club. Many women were tired, they were tried for treason, and वो कुछ बोलती थी सही करके तो उनको मैक्सिमिलियन रोबेस्पियर बुला के काट देता था, ठीक है, ग्लूटाइन कर देता था उनको भी। Women struggle demanded equal voting rights. However, 1946 में, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1946 में जाके women को फ्रेंच में वोटिंग राइट्स मिले थे। दैट वाज द टाइम जो इंडिया भी आजाद होने वाला था। फिर हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबोलिशन, अबॉलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी बहुत ज्यादा कॉमनली चलता था। स्लेवरी वाज बेसिकली जब आप अनपेड लेबर किसी से करवा रहे, आप खरीद के लेके आ जाते हो किसी को कुछ अमाउंट में और उससे पूरे जिंदगी काम करवाते हो अपना स्लेव बना के, राइट? वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म जो जेकोबिन क्लब ने किया था, लेकिन जैसे जेकोबिन क्लब किया दोबारा से आपको स्लेवरी आते हुए जरूर दिखेगी। स्लेव्स वर ब्रॉट फ्रॉम अफ्रीका बाय द यूरोपियंस, अफ्रीका से लेके आते थे, उनको प्लांटेशन में काम करवाते थे। बिकॉज प्लांटेशन में काम करना बहुत ही क्या होता था, because of the employment of slaves in the colonies, the growing demand of sugar, कॉफी, इंडिको, इन सबकी डिमांड्स आ रही है। डिमांड्स आ रही है तो उगाओ और पैसा कमाओ। पैसा कमाने के लिए क्या लगेगा? लेबर लगेगा। लेबर है नहीं, खुद का लेबर तो बहुत पढ़ा लिखा है, तो गरीब देशों से, कॉलोनी से लेबर उठा के ले आओ। लेबर सिस्टम को बहुत ही कम क्रिटिसाइज किया गया था। इसके पीछे ऑब्वियस रीजन है, बिकॉज ऑफ द रिच क्लास बिजनेस क्लास पैसा कमा रहे थे, और गरीब जो परेशान है, नोबडी वांट्स टू टॉक अबाउट दैट, है ना? वो लेबर है हमारे लिए, वहां पर लेबर कंसीडर किया जा रहा है उनको, कि चाहे आपकी कैसी भी कंडीशन है काम करते रहो। आफ्टर बीइंग बैंड बाय द जेकोबिन, स्लेवरी वाज अगेन रीइंट्रोड्यूस्ड बाय नेपोलियन बोनापार्टे। नेपोलियन बोनापार्टे ने स्लेवरी को लीगल बना दिया था। जहां पर जेकोबिन क्लब ने उसको हटाया तो नेपोलियन बोनापार्टे फिर ले आया। बहुत सालों तक बात ही नहीं करी ये लोगों ने स्लेवरी के बारे में। फिर हम देख लेते हैं कुछ इम्पैक्ट ऑफ द फ्रेंच रेवोल्यूशन। फ्रेंच रेवोल्यूशन का इम्पैक्ट आप देख सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल सेंसरशिप अबॉलिश हो गई। सेंसरशिप मतलब कि कोई भी कंट्रोल अब प्रेस मीडिया पर नहीं रहने वाला है। फ्रीडम ऑफ प्रेस एंड स्पीच, आप कुछ भी बोल सकते हो, आप किसी की भी ओपिनियन को काउंटर अटैक कर सकते हो, यानी कि कोई भी रोबोस्फेयर बैठा हुआ है भीड़ में और आपको कुछ भी बोल सकता है। स्टैब्लिश द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड जस्टिस, ये सारे आइडिया स्टैब्लिश किए और इसको लेगेसी ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन भी कहा जाता है। लेगेसी ऑफ French Revolution. All right, everybody. The political instability in France actually paved the way for the rise of military dictatorship. ये मैंने आपको बोला है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी पूरी की पूरी फ्रांस में, दैट एक्चुअल में एक डिक्टेटर आ जाता है और अब वो बोलेगा कि देखो मैं दिखाता हूँ तुम्हें। वो बहुत अच्छे से बहुत सारे सालों तक कुछ ना कुछ करेगा। He along with his troops carried the idea of French Revolution in Europe कि मैं कैसे देखता हूँ फ्रेंच रेवोल्यूशन कैसा होता है। मैं आपको बताऊंगा कि कैसा हमारा फ्रेंच रेवोल्यूशन दिखना चाहिए, कैसा होगा, जहां पर प्राइवेट प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करेंगे, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट्स लेके आएंगे, इक्वालिटी बिफोर द लॉ लेके आएंगे, सब कुछ बहुत बढ़िया हो जाएगा। अब लोगों को लगता है कि चलो एटलीस्ट हमें लग रहा है कि नेपोलियन बोनापार्टे कुछ सही करने वाला है, फिर नेपोलियन बोनापार्टे भी अपने रंग बदल देगा, उससे भी लोग खुश नहीं होंगे, फिर आएंगे रेवोल्यूशनरी, वो हम क्लास 10 में पढ़ेंगे। मेनी ऑफ हिज मेजर्स दैट कैरीड द रेवोल्यूशनरी आइडिया ऑफ लिबर्टी एंड मॉडर्न लॉ to other parts of Europe actually had an impact long after Napoleon had left. जो नेपोलियन ने किया था वो आज भी दुनिया में याद किया जाता है। However, he also placed his successor on the throne of the countries which invaded. He thus came to be regarded as an invader. अब ये भी क्या करता था, अपने सक्सेसर को वहां पर बिठा देता था और आगे कैप्चर करने चले जाता था, तो ये भी रियल राजा नहीं था। तो फिर भी यहाँ पर आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, डेमोक्रेटिक राइट आज भी फेवरेट गिफ्ट है, ग्रेटेस्ट गिफ्ट है फ्रेंच रेवोल्यूशन के आज भी।
इंडिया में टीपू सुल्तान, राजा राम मोहन रॉय ने कीनली ऑब्जर्व करे हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन में जो चीजें हैं, और वो इंडिया तक भी लोगों के अपनी डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट वे से उन्होंने इंडिया में भी ये चीजें प्रॉस्परस वे से बहुत ज्यादा प्रोग्राम की है। सो दिस वाज अ बेसिक इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने जितना भी इस वीडियो में किया है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं, ये मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स हैं। कंपैरेटिवली दिस इज मोर लाइक 80% सिलेबस ऑफ द चैप्टर 1। ये 80% सिलेबस है, 20% बस थोड़ा सब टॉपिक्स हैं जो कि आपको इसके साइड बाय साइड पढ़ने होंगे। सो इफ यू हैव डन द वन शॉट वंस एंड इफ यू हैव डन दिस इंपॉर्टेंट टॉपिक रिवीजन फॉर वंस, यू विल ऑलवेज बी गुड टू गो। नाउ यू डोंट हैव टू मेक श्योर कि आपको बहुत सारा एनसीईआरटी साथ में लेके बैठने पड़े। तो अब आप अगर आपने फ्रेंच रेवोल्यूशन और वन शॉट फ्रेंच रेवोल्यूशन कर लिया, so you will be sorted. So that is all about today's video. I'll see you in the next video. Thank you so much everyone, sending all a lots of love. Bye bye, take care.